क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में इतिहास की किताबों में आपको किन राजाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था, या फिर आज तक जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं मुग़ल के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर मराठाओं, या फिर कई और साम्राज्य हम देखते हैं, तो उन सभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सब इतिहास सही था? क्या आज तक जो इतिहास हम गलत पढ़ते आए हैं? तो अब एनसीईआरटी ने जो 6ठी से 8वीं कक्षा की बुक्स में काफ़ी बड़ा बदलाव करते हुए मराठा साम्राज्य और सिख योद्धाओं को पूरा सम्मान देने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के जो महान जिसको हम महान योद्धा मतलब अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, उसको अब क्रूरता के रूप में पेश किया जा रहा है। तो इससे हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। जो आज तक इतिहास हम पढ़ते आए हैं, मतलब आज तक की जो जनरेशन जिन्होंने 12th तक जो क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने क्या इतिहास के बारे में गलत पढ़ा था? क्या जो अकबर था वो एक महान शासक नहीं था? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरे इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक। तो इसमें आपने देखा होगा ये काफ़ी हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की। इसमें आ रहा है कि अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु, औरंगजेब कट्टर धार्मिक, एनसीईआरटी की किताब में मुग़ल काल की नई समीक्षा कक्षा 8 के सिलेबस में हुआ शामिल। 8वीं कक्षा के सिलेबस में मुग़ल काल की एक नई समीक्षा को मतलब उसके एक नए चेहरे को पेश किया जा रहा है। अकबर को अब ब्रूटल बताया जा रहा है। ये है बुक जो अब नई बुक लॉन्च की गई है एनसीईआरटी की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये 6th ग्रेड की बुक है। तो इन सभी बुक्स में काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। अब इन बदलाव के बदले में मतलब कि जो मुग़ल साम्राज्य था उनके इतिहास को कम करके यहाँ पर सिख साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के इतिहास को ऐड किया जा रहा है। पहले सिर्फ 1.5 पेज पर ही मराठा साम्राज्य को समेटा जाता था, लेकिन अब जो है 22 पेज पर मराठा सैन्य शक्ति के बारे में बताया जाएगा इस बुक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के एक योद्धा और शक्तिशाली राजा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है किला, रायगढ़ का किला, जो कि मराठा साम्राज्य के समय के दौरान ये बनाया गया था। तो इसमें अब हमारे मन में ये पहला सवाल उठता है कि आखिर इस बुक्स में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले मराठा साम्राज्य को सिर्फ 1.5 पेज पर लिखा गया था, लेकिन अब किताब में छत्रपति शिवाजी, पेशवा बाजीराव, मराठा सैन्य शक्ति पर पूरे 22 पेजों के इतिहास के बारे में लिखा जाएगा। सिख योद्धाओं, खास करके महाराजा रणजीत सिंह, और जो उनका शासन मॉडल था मतलब उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उन सभी प्रकार का इस बुक्स में जिक्र किया जाएगा। इस बदलाव की आखिर वजह क्या है? तो इससे जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी काउंसिल है, उनका कहना है कि जो छात्र है उनको भारतीय परिप्रेक्ष्य से इतिहास सिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनका इशारा एक तरफ ये भी है कि जो मुग़ल थे वो भारत में रहने वाले नहीं थे, वो बाहरी थे, भारतीय नहीं थे। अब इस पर और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उस समय पर, जिस समय पर हम मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं, उस समय अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था उसमें जो फरगना नाम की प्लेस था, वहाँ से अकबर बाबर जो भी थे उनका उदय हुआ था। तो इस समय पर मतलब कि जो उस समय सारा पूरा एक महाद्वीप हुआ करता था, तो क्या उस समय हम ये मान सकते हैं कि जो अकबर था वो बाहरी शासक थे या फिर मुग़ल बाहर से आए थे? तो इसमें हमारे मन में सवाल उठते हैं, क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग जो इतिहास के एविडेंस देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ये माना जा सकता है कि उस समय मुग़ल जो है एक भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा हुआ करते थे। तो इसी तरह अब ये मतलब तर्क दिया जा रहा है कि जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट है उससे इतिहास सिखाने की कोशिश की जाइए। केवल मुग़ल या ब्रिटिश केंद्रित नहीं रहेगा ये इतिहास, बल्कि देश के जो बाकी नायक हैं उनकी भूमिका को भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो बदलाव किए जा रहे हैं एनसीईआरटी की, इसकी जो कक्षा 8 की इतिहास की बुक है उसमें मुग़ल शासकों के बारे में एक नया दृष्टिकोण, जिसे पहले हम अकबर द ग्रेट के नाम से जानते थे, अब उन्हें क्रूर लेकिन सहिष्णु भी कहा जा रहा है। यानी कि उनके शासन में एक तरह तो सहिष्णुता और समन्वय की नीति है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि दीन इलाही, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, ये सब अकबर ने अच्छी नीतियां भी बनाई थी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कठोर फैसले लिए थे। युद्ध भी उनके शासन का एक हिस्सा था। तो इसमें अकबर का जो मतलब नया रूप पेश किया जाएगा। अगर हम शिवाजी महाराज के थोड़े इतिहास के बारे में देखें कि उनका साम्राज्य कैसे बड़ा था, तो 1674 में
शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है, राज तिलक जिसको कहा जाता है। रायगढ़ किला में जो मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद कुछ समय बाद ये लड़ाइयाँ चलती हैं इनकी, जो मराठा होते हैं इनके ब्रिटिशों के साथ, मुगलों के साथ और बाकी जो स्थानीय शासक थे। उसके बाद शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और संभाजी होते हैं वो अगले राजा बनते हैं मराठा साम्राज्य के। इनकी एक नीति थी, गुरिल्ला रणनीति थी, ये उसी का यूज़ करते थे। किसी भी क्षेत्र या किसी भी साम्राज्य पर अटैक करते थे एकदम से और फिर वापस आ जाते थे। ये इनकी रणनीति बहुत अच्छी थी, लेकिन इनका सिर्फ फोकस यही रहता था कि सरदेशमुखी और चौथ वसूलना है, मतलब कि धन दौलत इकट्ठा करना है। इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार करने पर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद जब संभाजी की मृत्यु होती है, औरंगजेब के द्वारा उसकी मतलब लड़ाई होती है, औरंगजेब के द्वारा उसकी मृत्यु करवा दी जाती है। उसके बाद संघर्ष की शुरुआत होती है। फिर 1707 में एक ऐसा समय आता है जब औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, जो कि सबसे क्रूर शासक माना जाता है मुगल साम्राज्य का। फिर मराठों ने फिर से एक नई शक्ति पाई, वो नई शक्ति के रूप में उभरते हैं। फिर 1713 में पेशवा शासन की शुरुआत होती है, जो कि बालाजी विश्वनाथ के द्वारा शुरुआत की जाती है। 1720 से 40 के बीच बाजीराव प्रथम का शासन शुरू होता है। उत्तर भारत तक इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। दिल्ली, मालवा, बुंदेलखंड तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद मराठा शक्ति एक अच्छे चरम पर पहुंच जाती है, जहां पर पेशवा, बालाजी, बाजीराव, दक्षिण और उत्तर में प्रभाव उनका दिन ब दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि ये शक्ति एक शक्तिशाली राजा के रूप में ये सभी जो महाराजा उत्तराधिकारी थे ये उभर रहे थे। इसके बाद 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और मराठाओं की हार हो जाती है, और इसके बाद ही ब्रिटिश का जो डायरेक्ट कंट्रोल भारत पर हो जाता है। भारत के पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था में ब्रिटिश दखल दे देते हैं। इसके बाद 1761 से 95 के बीच फिर से विस्तार होता है। महादजी, शिंदे, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ ये सभी एक्टिव हो जाते हैं और ये अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे थे, दूसरी तरफ मराठाओं का दौर चल रहा था और एक तरफ मुगलों का पतन हो रहा था। तो इसी बीच पहले एंग्लो मराठा युद्ध होता है, जिसमें मराठा जीत जाते हैं और ब्रिटिश के साथ इनकी वसई की संधि होती है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा की जाती है। और ऐसे ही जब अंग्रेजों को पता चलता है कि अब मराठाओं से हम अपना क्षेत्र हारते जा रहे हैं, तो फिर वो इस प्रकार की संधियां करनी शुरू कर देते हैं कि उनके क्षेत्र पर इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह से फिर मराठाओं में एक ऐसा दौर आता है जब तीसरी एंग्लो मराठा युद्ध होता है, तो मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पतन हो जाता है मराठाओं का। अगर हम मराठाओं की भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आप मैप में देख सकते पूरा ऑरेंज कलर का क्षेत्र पूरा मराठा एम्पायर हुआ करता था, लेकिन इसमें अंग्रेजों का भी विस्तार था। ब्रिटिश अपने कारखानों का, अपने व्यापार का विस्तार कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने बक्सर का युद्ध और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत के प्रशासनिक कंट्रोल को अपने हाथ में कर लिया था। उन्हें लगता था कि अगर हम स्थानीय शासकों को थोड़ा सा भी कंट्रोल देते हैं तो हमारे हाथ से व्यापार की पूरी सत्ता निकल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं बल्कि पूरा ही अपना कंट्रोल भारत साम्राज्य पर कर लिया था। पश्चिम भारत तक ये महाराष्ट्र, गुजरात तक फैला हुआ था। उत्तर भारत में दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड तक मराठा साम्राज्य की जीत हो चुकी थी। मध्य भारत में मालवा, छत्तीसगढ़ तक ये बढ़ चुका था। दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु का एक हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते, हालांकि केरल जो है मराठाओं के से अछूता रहा था, यहाँ पर मराठाओं का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं बन पाया था। उसके बाद पूर्व में उड़ीसा, बंगाल के सीमांत तक ये फैल चुका था। तो पूरी तरह से मराठा साम्राज्य का उदय काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी इन्होंने अपना विस्तार किया था। तो इनकी जो गुरिल्ला युद्ध की एक टेक्निक थी, उसके माध्यम से ये एकदम से मतलब युद्ध एकदम से ये अटैक करते थे किसी भी दूसरे साम्राज्य पर और उस पर अपना कंट्रोल कर लेते थे। वहाँ पर अपनी जो सरदेशमुखी और चौथ एक प्रकार का टैक्स होता है, यो वसूलना शुरू कर देते हैं और धन दौलत इकट्ठा करते हैं। अगर इनका ध्यान थोड़ा भी अपने साम्राज्य को फैलाने पर होता, अपना साम्राज्य का विस्तार करते, तो आज का इतिहास जो हम देखते हैं वो कुछ और होता। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिख साम्राज्य के बारे में कि सिख साम्राज्य में क्या कुछ मतलब ऐड किया जाएगा या फिर उन्होंने क्या कुछ ऐड करने की बात कही है। तो जो NCERT है उसने सिख इतिहास को पहले से ज़्यादा जगह दे दी है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक सिख समुदाय की शुरुआत जो होती है ये पूरा एक पीरियड चलता है। श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोबिंद सिंह तक इनका जो समय काल था
उसी दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी की जो समय था, उस समय पर ये जो सिख साम्राज्य था एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका था, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है कि उस समय मतलब कि अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जो आध्यात्मिक नीतियाँ थी उनको भी सैन्य नीतियों में बदलने के लिए विवश होना पड़ा था। तो 1699 में गुरु गोबिंद सिंह के जो द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है, जो कि सिखों को एक योद्धा समुदाय के रूप में इकट्ठा किया जाता है, जिससे जो सिख सैनिक होते हैं, मतलब सिख सैन्य शक्तियां बढ़ने लगती हैं। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में भी इसमें ऐड किया गया है कि महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ काफ़ी मजबूती से खड़े रहे थे। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे तब तक ब्रिटिशों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिख साम्राज्य पर अटैक करते या फिर उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते। तो इस चैप्टर में जो सिखों की बहादुरी, उनकी धर्मनिरपेक्षता, उनके जो साम्राज्य की कहानियों को काफ़ी बखूबी दर्शाया जाएगा, मतलब दर्शाया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो सिखों का एक धार्मिक स्थल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पंजाब में अभी है, जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब स्टेट में। तो इसके महत्व को भी दर्शाया गया है कि कैसे सिखों के 4th गुरु रामदास जी द्वारा इस जगह की स्थापना की गई थी। और इसके लिए अगर हम थोड़ा और इतिहास को डीपली पढ़कर देखें तो अकबर ने इस जगह के लिए भूमि दान की थी। उनकी जो गुरु रामदास जी की जो पत्नी थी बीबी भानी जी, उनको अकबर के द्वारा इस मतलब धार्मिक स्थल बनाने के लिए उनकी सेवा से खुश होकर उन्होंने भूमि दान में दी थी, और उसी जगह पर आज ये गोल्डन टेम्पल स्थापित है। तो इसी तरह सिखों के साथ साथ मुगल साम्राज्य के इतिहास को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना महत्व रहा है एक समय पर। इसके अलावा और भी क्षेत्रीय शासकों का समावेश किया जाएगा। इतिहास की पुस्तक में सिर्फ सिख मराठा तक ही नहीं, बल्कि जो नरसिंह देव प्रथम है, गजपति शासक है, रानी जो होलकर है, होयसला जो रानी अबक्का जो है प्रथम और द्वितीय, इन सभी के इतिहास को शामिल किया जाएगा। मार्तंड वर्मा जैसे क्षेत्रीय शासकों को भी इतिहास में शामिल किया जाएगा। हालांकि पहले इनका जिक्र नहीं होता था इस इतिहास की बुक में, लेकिन अब इनका NCERT की बुक में जिक्र किया जाएगा। पूरा प्रॉपर एक डिटेल में इतिहास बताया जाएगा। ये बदलाव जो है भारतीय इतिहास को और ज़्यादा समावेशी बनाते हैं, ताकि हमें अपने देश की जो विविधता है उसका पूरा सम्मान मिले। लेकिन इस पर ही जो अभी अकबर के मतलब कि अकबर की जो क्रूरता का जिक्र किया गया कि अकबर एक क्रूर शासक था, तो उसके बारे में भी काफ़ी विवाद भी, इस न्यूज़ को लेकर काफ़ी विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए NCERT काउंसिल या फिर सरकार के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये सब बात के मुद्दे हैं, बाद में हम देखेंगे इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं क्या और इसके समाधान हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मराठा साम्राज्य के किलों की बात करें तो सालहेर का किला सबसे ऊंचा था, और ये नासिक की पहाड़ियों के बीच बना हुआ है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा किला है। ये सिर्फ सामरिक दृष्टि से ही बल्कि स्थापत्य की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसके अलावा प्रतापगढ़ का किला, जहाँ पर लड़ी गई थी अफजल से निर्णायक जंग लड़ी गई थी, और शिवाजी महाराज ने अफजल खान को यहाँ पर हराया था, तो ये प्रतापगढ़ का किला है। इसके बाद आपने देखा होगा ये दिल्ली का लाल किला, जो कि मुगलों के द्वारा बनाया गया था। ये है ताजमहल आगरा का, ये भी मुगलों के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर आप कवर देख सकते हैं, ये NCERT बुक्स के कवर, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये देखिए 6th 7th ग्रेड की बुक्स हैं, इनमें ये बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि ये बदलाव हो चुके हैं और इन नई बुक्स को लॉन्च भी किया जा चुका है। तो ये है महाराजा रणजीत सिंह, इनके बारे में भी बहुत कुछ बताया जाता है कि इन्होंने कैसे जो गोल्डन टेम्पल, जिसे आज हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उन पर इन्होंने सोने की परत चढ़ाई थी, तो और उसके बाद ही इसको गोल्डन टेम्पल का नाम दिया गया था। उससे पहले इसे रामदासपुरा या फिर सिखों का जो धार्मिक स्थल है वैसे उसी तौर पर ही जाना जाता था, लेकिन आज इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। मतलब कि महाराजा रणजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है सिख साम्राज्य का विस्तार करने में, और मराठाओं में खास तौर पर जो पेशवा बाजीराव, शिवाजी महाराज, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था मराठाओं साम्राज्य का विस्तार करने में। हालांकि उतना ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाए थे जितना ये कर सकते थे। यहाँ पर आपने देखा होगा ये है 8th क्लास की NCERT की बुक्स का कवर शो किया गया है यहाँ पर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मुगलों के बारे में, कि मुगलों के बारे में सरकार का या फिर NCERT काउंसिल का अब क्या कहना है।
मुगलों में अकबर द ग्रेट के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। उन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो सबसे पहले इनकी नीतियाँ, जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है, अकबर ये समझा था कि एक विशाल और विविध साम्राज्य को इकट्ठा रखने के लिए धार्मिक सहिष्णु होना काफ़ी जरूरी है। उन्होंने जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था, उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया था और इसके अलावा हिंदू, जैन, सिख और अन्य धर्म के लोगों को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो ये थी इनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। इसके बाद दीन इलाही नाम के एक नए धर्म की इन्होंने शुरुआत की थी, जो कि सभी धर्मों के अच्छे पहलुओं को मिलाने की एक बड़ी अच्छी कोशिश थी। हालांकि ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ था, लेकिन ये उनकी जो समन्वय की सोच है उसको दर्शाता है कि कैसे अकबर सभी को एकता के साथ इकट्ठा रखना चाहते थे। उन्होंने इबादत खाना बनवाया था, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के जो विद्वान होते थे एक साथ बैठकर चर्चा करते थे। और अब जो इनकी प्रशासनिक कार्यवाही, उसके बारे में बात करते हैं। जो अकबर ने मतलब कि प्रशासनिक नीतियाँ बनाई थी, मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया था, लागू किया था, जिसमें अधिकारियों को रैंक और जिम्मेदारियां दी जाती थी। इससे प्रशासन मजबूत हुआ, संगठित हुआ था। उन्होंने फिर राजस्व व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए दहशाला प्रणाली शुरू की थी, जिसे बाद में राजा टोडरमल ने लागू किया था, जिनका संबंध बाद में सिख साम्राज्य के साथ भी देखा जाता है। इसने किसानों को करों में राहत दी थी और राजस्व को भी निष्पक्ष बनाया था। तो इसी तरह अकबर ने जमीन की माप और निर्धारण के लिए काफ़ी वैज्ञानिक तरीके अपनाए थे। किसानों का शोषण कम हुआ था उनकी वजह से। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय स्तर पर पंचायतों को भी मजबूत किया था, ताकि गाँव में जो स्वशासन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा उनकी जो सैन्य नीति थी वो भी काफ़ी कमाल की रही थी। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाया था, तोप खाने का इस्तेमाल किया था। गुजरात, बंगाल और जो दक्षिण के कुछ हिस्से उसको अपने साम्राज्य में शामिल किया था। लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वे युद्ध के बाद हारे हुए राजाओं को सम्मान देते थे। ऐसा होता है ना कि आज अगर कोई व्यक्ति हार जाए तो उसको कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लेकिन अकबर की सोच ऐसी थी कि उन्होंने हारे हुए व्यक्ति को भी सम्मान दिया था। उनकी राजपूत नीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि राजपूत उनसे हार गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उनके साथ बहुत अच्छी नीतियां बनाई थी। राजपूते के साथ विवाह गठबंधन भी किए थे, जैसे कि जोधाबाई से शादी हुई थी अकबर की। इससे राजपूत उनके प्रति वफादार बने रहे, उनके सहयोगी बनकर रहे और साम्राज्य में स्थिरता आई थी। तो यह नीति उनकी कूटनीति का एक शानदार प्रदर्शन था। इसके बाद अकबर सिर्फ एक शासक ही नहीं था, बल्कि कला संस्कृति के बड़े संरक्षक भी रहे थे। उन्होंने फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर आप देख सकते फतेहपुर सीकरी का किला बनवाया था। इसको आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उनके दरबार में और जो 9 रत्न, जिसमें तानसेन, बीरबल, अबुल फजल जैसे महान लोग रहते थे। उन्होंने फारसी से हिंदी संस्कृति ग्रंथों का अनुवाद करवाया था, जिससे साहित्य और ज्ञान का प्रचार हुआ था। तो ये था अकबर का मतलब कि एक पक्ष, जिसमें देखा गया कि उनका प्रशासन अच्छा था, उनकी नीतियां बहुत अच्छी थी। अब जो अकबर के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो अकबर है वो एक क्रूर शासक था। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए थे जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां या उन पर अत्याचार हुए थे। तो इसी तरह अब हम थोड़ी ये भी बात करते हैं जो औरंगजेब है उनके बारे में। जजिया कर हमने देखा था कि एक गैर मुस्लिम लोगों पर कर लगाया जाता था। ये कर सुरक्षा के रूप में लिया जाता था कि आप गैर मुस्लिम हैं तो हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन आपको उसके बदले में हमें कर देना पड़ेगा। तो जो मुस्लिमों को अपने धर्म का पालन करने और इस्लामिक राज्य में रहने की अनुमति देता था। तो ये इस प्रकार का कर था। लेकिन औरंगजेब के बाद जब अकबर का शासन आया था तो उस समय पर अकबर ने इस कर को ख़त्म कर दिया था। तो औरंगजेब को काफ़ी कट्टर धार्मिक बताया गया। इसका मतलब है कि उनके शासन में धार्मिक नीतियां, खास करके इस्लाम को बढ़ावा देना या फिर कुछ मामलों में कठोर धार्मिक नियम लागू किए गए थे, तो उनके शासन की पहचान रही थी। जैसे कि जजिया कर को फिर से इन्होंने लागू कर दिया था। कुछ मंदिरों को तोड़ने के फैसले भी इनके लिए गए थे। हालांकि अगर हम देखें, मंदिरों को तोड़ने का महत्व उनका ये नहीं था कि उन्होंने धर्म के आधार पर इसको तोड़ा था। उस समय पर लोग, इतिहास में अगर हम देखते हैं ना प्राचीन काल में, तो क्या होता है कि लोग जो अपने कीमती सामान होता है, जिसमें उनका धन दौलत होता है या फिर गहने वगैरह होते हैं, जो भी उनका कीमती सामान है, लोगों का धार्मिक प्लेसेस पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास बना हुआ था। तो उन्होंने मतलब कि
वहाँ पर मंदिरों में अपना धन दौलत इकट्ठा करते थे, तो उनको लूटने के लिए, उनके धन दौलत को लूटने के लिए मंदिरों पर अटैक किए गए थे, जो कि नादिर शाह के द्वारा या फिर अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भी अटैक किए गए थे भारत के मंदिरों पर। तो इसको धर्म के साथ गलत तरीके से जोड़ा जाता है। ये उस तरह से इन्होंने धार्मिक स्थलों पर अटैक नहीं किए थे, ये उन्होंने सिर्फ लूट मचाने के लिए ये सब हमले किए थे। तो औरंगजेब को किताबों में कट्टर बताया गया था, है ना, तो कुछ मामलों में कठोर थे उनकी नीतियां। लेकिन सवाल ये है कि एनसीईआरटी ने आखिर ऐसा क्यों किया है, इतिहास को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो जो जानकार एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि बदलाव इतिहास को निष्पक्ष और तथ्यात्मक बनाने की कोशिश करते, क्योंकि अकबर के बारे में हमने सिर्फ आज तक अच्छा ही पढ़ा, उसको सिर्फ महान पढ़ा है, और औरंगजेब को सिर्फ कट्टर दिखाने की कोशिश होती थी। लेकिन अब इन शासकों के व्यक्तित्व, मतलब उनकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा गहराई से दिखाया जाएगा, जिससे उनके अच्छे पहलू के साथ साथ बुरे पहलू को भी सामने लाया जाएगा। ये बदलाव स्टूडेंट्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी रहेंगे, क्योंकि कक्षा 8 तक के जो बच्चे होते हैं अब मुग़ल काल को एक बैलेंस्ड नज़रिए से देखेंगे कि अकबर सिर्फ महान ही नहीं था और औरंगज़ेब सिर्फ कट्टर ही नहीं था। उनके हर शख्स के जो भी शासक थे उनके अच्छे बुरे दोनों पहलू सामने आएंगे। इससे बच्चों के इतिहास में रुचि और ज़्यादा गहरी होगी, और जो भी मतलब विश्लेषण की उनकी क्षमता है, मतलब एनालाइज कर पाएंगे कि अगर अकबर ने इतना अच्छा प्रशासन किया था तो उसके साथ उन्होंने कुछ गलत फैसले भी लिए थे, मतलब जिससे लोगों का नुकसान भी हुआ था। कहीं पर उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जिनसे लोग खुश नहीं थे। दूसरी तरफ अगर औरंगज़ेब कट्टर था तो उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे काम भी किए होंगे जहाँ पर उनकी मतलब जो काबिले तारीफ हो सकती है कोई ऐसी बातें। तो इसी तरह बच्चों में ये समझ विकसित होगी कि कोई भी व्यक्ति अच्छा लीडर हो सकता है, अच्छा प्रशासन चला सकता है, मतलब कि हो सकता है वो शासक अच्छा रहा हो, लेकिन वो पर्सनल अपनी लाइफ में वो व्यक्ति अच्छा ना रहा हो। तो इसी तरह विद्यार्थियों में जो बैलेंस्ड नज़रिया है उसकी समझ को विकसित किया जाएगा। एक बैलेंस्ड तरीके से इतिहास को पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो 1.5 पेज से 22 पेज तक जो मराठा साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश है, इसको ऐसा माना जा रहा है कि मुगलों को ख़त्म करके बुक्स में से तो मराठाओं को या मतलब मराठाओं के जो फॉलो करते हैं, मतलब उनके एक जो वर्ग है उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। इस पर काफ़ी राजनीतिक विवाद भी छिड़े हुए हैं, तो इसमें काफ़ी विवाद भी हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है, जबकि कुछ ऐसा मानते हैं कि बच्चों को सच के करीब लाने की कोशिश की गई है। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी एनसीईआरटी की नई किताबों में मुगल काल की ताज़ा समीक्षा की खबर, और इसके साथ ही जो मराठा और सिख साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा है उसकी खबर भी हमने देखी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास को और भी रोचक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।